आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान परिषद बेंगलुरु की अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जिसका गठन लगभग 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद ने महनीय कार्य संपादन किए हैं। और इसी पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं ये एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन कार्यक्रम है क्या? इस मीट द आइकॉन कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन व्यक्तियों से, हम उन व्यक्तियों का साक्षात्कार लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है और सफलता के शिखर को छुआ है, और क्यों उनसे मिलते हैं ताकि हम भी उनका अनुसरण कर पाए। जो ये कार्यक्रम पूरे विश्व भर में देख रहे हैं वो भी उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को जानकर, उनके जीवन के संघर्ष को जानकर उन्हें भी प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की। इसीलिए हम ये कार्यक्रम पूरे समाज के सामने लेकर आए। और आज हमारे बीच जो हस्ती मौजूद है, जो शख्सियत मौजूद है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिटिंग जज हैं और तेरापंथ से इनका गहरा ताल्लुक है। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद ने अतीत में इन्हें युवक रत्न से भी नवाजा है और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में अभी कुछ ही दिन पूर्व उन्हें तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम गौरव से भी नवाजा है, के खिताब से भी नवाजा है। ये और कोई नहीं, ये श्री गौतम जी चौरड़िया हैं। श्री गौतम जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इनके साथ में है इनकी बेटर हाफ श्रीमती संगीता जी। संगीता जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं श्री कमलजीत तातेड़, राजस्थान परिषद के डायनामिक प्रेसिडेंट, और उनके साथ मौजूद है मेरे दोस्त और को इंटरव्यूअर श्री अनिल जी दुग्गड़। मैं मीट द आइकॉन का वाइस चेयरमैन, और मेरे साथ हैं श्री राजेश जी बछावत। तो श्री राजेश जी बछावत, शुरू करें? जरूर, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जी। गौतम जी, हम आपके बचपन से बारे में जानना चाहते हैं। आपकी बचपन की शैली, आपकी शिक्षा की शैली जो रही है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सर, हम लोग बहुत ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और जो हमारी स्कूली शिक्षा हुई राजनांदगांव में हुई। आप लोगों के युग में तो बहुत सी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। हम लोगों के समय टाट की पट्टियों पे बैठा करते थे और जो शिक्षक थे उनका अनुशासन बड़ा कड़ा हुआ करता था। वो जो कहें वो सत्य हुआ करता था। और बहुत सामान्य परिस्थितियों में जैसे ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं, हमने उसमें शिक्षा प्राप्त की। हम कोई जीनियस स्टूडेंट कभी नहीं रहे, एवरेज स्टूडेंट रहे, आज भी एवरेज हैं। स्टूडेंट के रूप में रोज़ पढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को थैंक्स कहूँगा जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को बहुत तरासा, बहुत मेहनत की। हमारे शिक्षक भी बहुत कई बड़े लोग नहीं थे, झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, लेकिन उनमें एक ईमानदारी के गुण बड़े थे। उस समय हम उनसे कहते थे सर हमको ट्यूशन पढ़ा दीजिए, तो कहते थे आप निःशुल्क आ जाइए, हम यूँ ही पढ़ा देंगे। तो हम उस पीढ़ी के लोग हैं। बड़ा आनंद से हमारा बचपन बीता। माता पिता भी सामान्य परिवार थे, कोई बहुत रिच उस समय नहीं थे। उन्होंने भी संघर्ष करके अपना जीवन बनाया। और मैट्रिक तक के तो हम अगर कहें कि हम बहुत अनुभवी विद्यार्थी हैं। हम फेल हुए, बाय ग्रेस पास हुए, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और फिर मेरिटोरियस भी रहे। तो हमारी लाइफ स्टाइल यही कह सकते हैं कि हमको हर क्षेत्र का अनुभव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप इस मैट्रिकुलेशंस के बाद में फिर आपने ग्रेजुएशंस जो की वो लॉ में की? मैं बीकॉम की मैंने राजनांदगांव से पहले, और उसके बाद लॉ के स्टूडेंट रहे। लॉ में यूनिवर्सिटी थर्ड रहा। और मैट्रिक के बाद हमने बीकॉम चुना और हमारे दिमाग में ये था कि मुझे लॉ करना है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था हमारे दिमाग में, या तो एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, फार्मर बनना है, ये था हमारा लक्ष्य। उसके बाद सेकंड चॉइस थी कि मुझे प्रोफेसर लॉ कॉलेज का बनना है। आई एम कोइंसिडेंटली जज, ईश्वर की इच्छा से जज हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि फॉर्म भरना है जजशिप की एग्ज़ाम की, और मैं उनके पढ़ाने के कारण सेलेक्ट हुआ। मैं पढ़ने वढ़ने में ज़्यादा उतनी रुचि नहीं रखता था सर।
एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। वो ये है कि बचपन में कैसा परिवेश था, किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया बचपन में, माता पिता से क्या संस्कार ग्रहण हुए और कैसे आपने उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारा? देखिए, मेरी माँ बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। हम्म, यानी उनके पास कोई भी आया तो निराश नहीं जाता था, चाहे उनकी परिस्थिति जैसी भी रही हो। पिताजी बड़े कठोर अनुशासन वाले थे, या दुर्वासा ऋषि कह सकते हैं उनको, अच्छा। इतने कठोर थे। तो लेकिन फिर भी पिताजी का अनुशासन और माँ की करुणा दोनों का मिला जुला रूप है हमें, क्या बात है, क्या बात दोनों का मिला जुला रूप है। और प्रभावित करने का प्रश्न है तो मैं बहुत धर्म में विश्वास नहीं करता था। रतन श्री जी एक साध्वी जी थी, उस समय तक के राजनगम चातुर्मास था, हम बहुत ज़्यादा कभी संतों के जाया नहीं करते थे। माँ की प्रेरणा से दर्शन करने जाते थे वो अलग बात है, लेकिन हमको इस पर से विश्वास नहीं था। अच्छा। फिर उनके संपर्क में आए। हम साधुओं के बारे में बड़ी विपरीत धारणा रखते थे उस समय। ऐसा लगता था कि इनका कोई विशेष औचित्य नहीं है, आदमी अपने किस्मत और मेहनत से बढ़ता है, अच्छा। ये लोग समाज पे बोझ हैं, ऐसा सोचा करते थे हम। लेकिन जैसे जैसे निकट आया, उनके श्रम को देखा, उनकी जीवन शैली देखी, फिर लगा कि बहुत त्याग तपस्या संयम करते हैं और हमसे लेते कुछ नहीं और देते बहुत कुछ ज़्यादा है। तब फिर थोड़ी धीरे धीरे आस्था, फिर गणाधिपति तुलसी ने हमारे जीवन को बदला। और वो भी मेरी मैरिज होने के बाद जब हमारी श्रीमती आ गई, अच्छा। तो मैरिज के जस्ट बाद हम गुरु दर्शन के लिए गए थे। उसके पहले ज़्यादा था, लेकिन बहुत कम संपर्क था। उस समय गणाधिपति ने हमको जो प्रेरणा दी, हमारे जीवन में जो बीज बोने थे उन्होंने बोए। आज जो कुछ देख रहे हैं उनका प्रताप है। अच्छा। जी। क्या एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए दर्शकों, एक बात जो यहाँ पर उभर कर आ रही है वो ये है कि अनुशासन, बचपन से इन्होंने अपने घर में अनुशासन की शिक्षा ग्रहण की और वो अनुशासन कहीं ना कहीं उनके जीवन में आगे चलकर काम आया। और आज जो हम देख रहे हैं, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग, द काइंड ऑफ learnings which he had from his father, from his mother. तो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि क्या कोई ऐसा अनुभव है जो आप फिर से जीना चाहते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अगर 30 साल 40 साल पहले जाना हो, अपने बचपन में जाना हो, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल जो जहाँ पे आप फिर से जाना चाहते हैं और फिर से वो पल आप जीना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो जीवन है, हाँ। या तो मेरे परिवार या मेरे दोस्तों के कारण है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, आपको ठीक कह रहा हूँ। हाँ। और मेरे दोस्त लोग मुझे घर में आके पढ़ाया करते थे। अच्छा। यानी मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो वो मुझे पीछे पढ़ के पढ़ाया करते थे। तो उन दोस्तों से फिर मिलना चाहूँगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जनरली उस समय तो ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन हो गई तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब बच्चों की शादी कर दो, ग्रेजुएट हो गए। तो आप आगे बढ़ के लॉ जो स्टडी की थी, आप उसमें कैसे प्रेरित हुए? कौन आपको नहीं, मेरे पता नहीं, मुझे कंसेप्ट क्लियर था कि मुझे ऐसा लगता कि ग्रेजुएशन के बाद तो उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। मैं किसी प्रोफेशनल डिग्री को साथ में रखना चाहता जो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सके, मल्टी साइड मेरे लिए ओपन कर सकें। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे जो लगा उसमें मास्टर बनना पड़ता है हर सब्जेक्ट का। जब हम लीगल साइड से किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं तो मैथमेटिक्स भी देखना पड़ता है, साइंस भी देखना पड़ता है, हमें डॉक्टर भी बनना पड़ता है, इंजीनियर भी बनना पड़ता है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो उसमें स्टडी का स्कोप बिल्कुल समंदर की तरह है, आप जितना गहरा उतरना चाहें उतर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं बीकॉम कर रहा था उसी समय मेरे दिमाग में था कि मुझे लॉ करना है, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो किसान बन के जीऊँगा, ऐसा मेरा लक्ष्य था। अच्छा। तो उसके अलावा कोई मेरी चॉइस ज़्यादा नहीं थी। और जब इसमें आए तो रुचि आने लगी। तो देखिए, जिस चीज़ में दिल लगता है ना, वो काम अच्छा होता है। तो जिस चीज़ में मेरा दिल नहीं लगा, मैं कभी फेल हुआ, कभी सप्लीमेंट्री मिलती रही, ग्रेस नंबर से पास हुआ, लॉ में आते ही मैं मेरिट में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो दिल से काम करना चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो अनिल जी, आप कुछ इनसे पूछना चाहेंगे? आपके जैसे जो संघर्ष जो बिगनिंग के आप बता रहे थे कि एवरेज स्टूडेंट, जो बार बार आपने बोला कि एवरेज स्टूडेंट, जी। उसके बाद में जब आप मेरिट पे, जब दिल से आपने करना शुरू करा और जैन परिवार से अपने बिलोंग करते हैं, जैन संस्कार होते हैं, और आपने जब लॉ में जब ये ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन रहता है अपने सामाजिक जो परिवेश है उससे,
तो उससे आपने कैसे शुरुआत में कैसे आपने निभाया उसको? क्या मैं जब लॉ किया उसके बाद मुझे वकालत करने का लक्ष्य मैंने सामने रखा था, और वकालत का प्रोफेशन लोगों को बाहर से ऐसा लगता है बड़ा इजी है, लेकिन अधिकांश वकीलों को देखेंगे उनकी लाइफ, उनकी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता है, इतना पढ़ना पड़ता है, सुबह से शाम तक के उनका जो स्टडी का टाइम रहता है, क्लाइंट्स को देते हैं टाइम, फिर कोर्ट में देते हैं, कोर्ट से जाने के बाद फिर घर पे जाके पढ़ना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पड़ता है। तो मुझे सौभाग्य से ऐसे गुरु मिले जो लॉ के एडवोकेट थे। मैं उनके साथ जब गया वो भी बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत कठोर डिसिप्लिन था। फाइल को अगर टाइम से काम ना करें तो इतना गुस्सा हो जाते थे कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। अच्छा। तो मैं भी उसी नेचर का भी था, कुछ उसी नेचर का था। तो कॉलेज में हमारे उनके नेता होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी थे। तो जब हम उनके चैम्बर ज्वाइन करने गए तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपके और हमारे विचार मिलते नहीं, आपकी विचारधारा राजनीतिक भी नहीं मिलती और स्वभाव से भी नहीं मिलती। तो उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको हम नहीं रखेंगे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि सर ये आपका जो थॉट्स है बहुत गलत है, हमारी क्या विचारधारा नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, आपने मुझे बिना रखे निर्णय ले लिया, ये गलत बात है। आप मुझे रख के कहते हैं कि चलो ठीक नहीं है तो मैं बिल्कुल थे। अच्छा। तो मैंने कहा आपका ये थोड़ा एटीट्यूड जो है, यानी जो डिसीजन है वो मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है। जबकि उनके जो ब्रदर थे मेरे फ्रेंड थे, उनके ब्रदर मेरे फ्रेंड थे, मैं चाहता तो उनके सोर्स से भी जा सकता था, लेकिन मैं उनका सोर्स नहीं लिया, मैं डायरेक्ट गया और ये बात की। अब मैं बोला सर ठीक है आपको नहीं जमता तो हम चलते हैं फिर मिलेंगे करके। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आप कल सुबह से आ जाइए। और वो दिन था, उन्होंने मुझे तैयार किया, जज के मार तक लाए और मेरी बड़ी चिंता करते थे, बहुत चिंता करते, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेरा केयर करते थे। आई एम सो लकी कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले और उनका बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात। तो एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि एज ए जज जो लाइफ होती है इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। कहीं ना कहीं वो संतुलन जो होना चाहिए परिवार में और अपने जो न्यायिक जो प्रैक्टिस है दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये संतुलन आप कैसे बनाते हैं? पहले अनिल भाई के प्रश्न का एक और जवाब देते हैं। आपने पूछा था ना कि आप जिस परिवार में जैन समाज में हुए हैं और जो विचारधाराएं हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ अनिल भाई, जैन धर्म सिर्फ जैन धर्म नहीं है, ये जन धर्म है। थोड़ा समझने की बात है। अहिंसा कौन नहीं चाहता, सत्य कौन नहीं चाहता, आचौर्य कौन नहीं चाहता, अपरिग्रह कौन नहीं चाहता। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो जन जन का विषय है, पर्टिकुलर जैन समाज का नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा कि जैन धर्म को एक पर्टिकुलर दायरे में बांध दिया गया। ये विश्व का धर्म है, इंटरनेशनल फिलॉसफी है लाइफ की। अनेकांत जैन दर्शन का ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम ये कहते हैं भी कि अनेकांत मतलब हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। आप जो कह रहे हैं वह भी सत्य है, आपका विचार भी सत्य है, हमारे सबके अलग अलग सोचने का दृष्टिकोण है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि इसे सिर्फ वैश्यों का धर्म, जो व्यापारी वर्ग श्रेष्ठी वर्ग है, उनका धर्म बना दिया गया है। मूलतः ये राजपूतों का धर्म रहा है, वीरों का धर्म रहा है, सौर वीरों का धर्म रहा है और आज भी है। आप जैन संतों को देखिए, उनकी जीवन शैली को देखिए। सामान्य व्यक्ति कोई इतना कठोर तप संयम साधन आज के युग में दुर्लभ मिलेगा आपको। इसका मतलब है आज भी वही क्षत्रित्व के गुण जो मूलतः हैं, जो शौर्य के गुण हैं, वीरता के, सत्य के गुण हैं, वो उनमें हैं। प्रश्न ये है कि जैन धर्म इतना सिमटा क्यों? तो बस मुझे इतना ही कहना कि जिन शासन के जो अनुयायी हैं उन्होंने ही अपना दायरा बना लिया। अच्छा। या संत हो चाहे श्रावक हो, आप कब अपने संतों को, श्रावकों को समाज से बाहर प्रवचन करने ले जाते हैं? कब ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे लोग जिन शासन को, जैनत्व को, अनेकांतवाद को दुनिया में अगर कोई जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है तो या तो समता है या अनेकांत है। आप कभी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसका जो प्रस्तावना है, प्रीफेस जो बोलते हैं हम लोग, प्रियम्बल आप पढ़िए, पूरा जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से भरा हुआ है। भाईचारा, भ्रातृत्व, समता, न्याय, समान वितरण। यू कैन अंडरस्टैंड। फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़िए कि हम नदी, झील, तालाब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे अहिंसा के आदर्शों का हम पालन करेंगे। हाउ कैन यू से जैनिज्म इज द पर्टिकुलर। और पहले जब आप इतिहास उठा के देखिए, यहाँ ब्राह्मण दीक्षित हुए हैं,
जिनको हम आज SC/ST कहते हैं वो दीक्षित हुए हैं। किस कौम का व्यक्ति जैन धर्म में दीक्षित नहीं हुआ? पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हर कौम के लोग जैन में साधु बने हैं। यहाँ ना तो कास्टिज्म है, न किसी व्यक्ति विशेष का कोई धर्म है। मैं कहता हूँ कि ये प्रेम का धर्म है, अहिंसा का धर्म है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो संगीता जी आपसे रहेगा कि उन्होंने कहा कि इनके पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे, इनके गुरुजी भी बहुत डिसिप्लिन थे और ये खुद भी अपने आप को उतने ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले मानते हैं। तो आपके लिए कितना कठिन है घर में रह के इनका इतना डिसिप्लिन रहना? डिसिप्लिन तो है लेकिन टफ नहीं है, कठिन नहीं है साथ में। और बस सहज सरल जो लाइफ है वो है, सादगीपूर्ण है। तो कभी इनके साथ रहने में ऐसे कठिनाई नहीं महसूस है। बहुत अच्छा। घर परिवार में तो बस जैसे पिताजी थे जरूर डिसिप्लिन, लेकिन बहुत हम लोगों के साथ में कभी ऐसा बहू के जैसा व्यवहार बेटी मानकर रखते थे। तो हमारे साथ में नहीं, इन लोगों के साथ में रहा होगा, लेकिन हम लोगों के साथ में तो बहुत अच्छे से बेटी मानकर। हमारे समय में नहीं था उतना कठोर अनुशासन। जनरली जब कोर्ट में आप ऑर्डर देते हैं तो उसकी पालना सभी को करनी पड़ती है जी। तो घर में जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप और आपका ऑर्डर रहता है या आपका ऑर्डर चलता है? देखिए, मैं सबसे बड़ा हूँ घर पे, सब बाकी भाई छोटे हैं। एक बहन बड़ी है, बाकी बहनें भी छोटी हैं। परिवार हमारा जॉइंट फैमिली तो काफ़ी मेंबर हैं। इन्होंने सबको लेकर अपना दायित्व निभाया, मुझे उस तरफ कभी देखना नहीं पड़ा। तो मैं बहुत आनंद से उस विषय में कि घर गृहस्थी की चीज़ों में मेरा कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। रहा सवाल कि कुछ चीज़ें जैसे मुझे अपीयर नहीं कर रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम डिस्कस करते हैं। अब जब मैंने एक अनुभव किया, सर आप लोगों को भी होता होगा और बहुत से लोगों को जीवन में होता है, जब पति पत्नी में खूब प्रेम हो जाता है ना, तो विचार भी एक हो जाते हैं। यानी मैं जैसा सोचता हूँ वैसा वो सोचती हैं, वो जैसा सोचती है मैं वैसा सोचता हूँ। तो अधिकांश 90% हम लोगों के थॉट्स और हम लोगों के सोचने के, काम करने के तरीके एक जैसे हो गए, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आम भाषा में आपको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है? नहीं, ये मैं अगर कहूँ ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे लिए इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। अच्छा, बहुत होल लाइफ सेक्रीफाइस फॉर मी। इन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन मेरे लिए किया, क्योंकि मेरी एक लिमिटेड आय थी, हम लोगों की लिमिटेड सैलरी थी उस समय जब सर्विस ज्वाइन की। पारिवारिक में 2 बच्चे थे, 2 ब्रदर मेरे साथ थे, तो यानी इन्होंने सारी इच्छाओं का दमन कर दिया अपना। बहुत बढ़िया। और उस कठिन घड़ी में मेरा फुल सपोर्ट इनका था, जो मैं आज बढ़ पाया। एक बार संगीता जी के लिए जोरदार से तालियां। देखिए, जो बहुत एक सुंदर बात यहाँ पर उभर कर आई है वो ये है कि अगर आपकी बेटर हाफ का अगर साथ है आपके जीवन में, तो चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, उनसे हम जूझ सकते हैं। और आज यहाँ पे एक ज्वलंत उदाहरण हम देख रहे हैं। जैसे कि गौतम जी ने फरमाया है कि संगीता जी ने बहुत सेक्रीफाइस किया और आज वो जिस भी मुकाम पर है, ही ओज ए लॉट टू संगीता जी। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगे। तो एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप सुन रहा था जब आप जैन धर्म के विषय में बता रहे थे, तो जैन दर्शन, भिक्षु दर्शन में, महावीर के दर्शन में कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन की बात है। तो आज जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो गौतम जी एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है जो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है कि जब जैन दर्शन की बात आती है या भिक्षु दर्शन की बात आती है, वहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात का उल्लेख होता है। आज जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है हमारे समाज में, और हम अगर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम? हम कैसे इसमें आगे बढ़ें? आपने देखा होगा कि करीब 3 करोड़ मामले हिंदुस्तान में भी पेंडिंग हैं। 3 करोड़ मामलों में जजों की संख्या करीब 22-23 हज़ार होगी, कुछ अप्रॉक्सीमेट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला है तो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है।
हर चीज़ का समाधान कोर्ट से चाहना ये भी उचित नहीं, और कुछ चीज़ों का जो समाधान है कोर्ट से वो गलत नहीं। अब मर्डर किसने किया है तो उसका आपसी समझौते से मामला नहीं निपटाया जा सकता। किसी महिला के साथ रेप हुआ तो उसके मामले आपसी समझौते से निपटाए, लेकिन जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, क्लेम डिस्प्यूट हैं, एक्सीडेंट क्लेम डिस्प्यूट हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के डिस्प्यूट हैं, आप हमारी ट्रेडिशनल न्याय पद्धति पे जाइए तो क्या पहले न्याय नहीं होता था? पहले हमारे प्रतिष्ठित समाज के लोग, गांव के लोग, पंच लोग बैठ के बातों को सुनते थे और समाज के लोगों के सामने अपना पक्ष रखते थे और समाज के लोग उसे स्वीकार करते थे। ना कोर्ट फीस देना पड़ता था, ना अदालतों की हाजिरी देनी पड़ती थी, ना आपको ज़्यादा अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता था। क्या वो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपके एसोसिएशंस हैं, स्पिरिचुअल एसोसिएशंस हैं, क्या उस ट्रेडिशन को वापस डेवलप नहीं किया जा सकता? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो आप देखिए पॉपुलेशन रेट भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लस्ट और ग्रीड बढ़ रही है लोगों की, और दूसरी चीज़ कि लोगों के पास टाइम नहीं, हम पेशेंस रख के अपने लाइफ को पॉजिटिवली अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ओवरनाइट सब रईस बनना चाहते हैं और कोई बनता नहीं, वो अल्टीमेटली कहीं न कहीं क्राइम के रास्ते पे चला जाता है। जो ओवरनाइट बनना चाहते हैं कभी बन भी जाएं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फ्यूचर को, अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसको डेवलप करने के लिए जितने इंस्टीट्यूशन है, इवन लॉ इज प्रोवाइडेड ना, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कानून के दायरे के भीतर कर रहा हूँ। एडीआर सिस्टम डेवलप हुआ है कानून में, सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 89 में, उसमें आपको आर्बिट्रेशन, कांसिलिएशन, लोक अदालत एंड जुडिशियल सेटलमेंट, ये 4 फोरम प्रोवाइड करते हैं जहाँ कोई खर्च नहीं है। प्री लिटिगेशन, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में प्री लिटिगेशन, कोर्ट में जाने से पहले आप कोर्ट में केस करके उसको राजीनामे से निपटा सकते हैं, विदाउट एनी चार्जेज, विदाउट एनी कोर्ट फीस, विदाउट एनी, इफ यू वांट टू बी, you take the assistance from the court manager, court mediator, court staff, you have a opportunity to discuss your case. तो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल। आप देखिए फॉरेन में लोग कोर्टों पे जाना पसंद नहीं करते हैं, कोर्ट के केस के डिस्पोजल के जो चार्जेस हैं इतने हाई हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मान लीजिए आपकी एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, आपको क्या करना चाहिए? यू नो योर फॉल्ट, बेटर नो योर फॉल्ट। लेकिन जो गलती करने वाला वो कहता है कि नहीं आपने मेरी गलती करके ठोक दी है, और वो फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं, दोनों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होते हैं, कोर्ट में मामले जाते हैं, 2-3 साल 6 महीने साल भर मामले लड़ते हैं और वहाँ फाइन पटाक के आप चले आते हैं। इट्स ए क्रिमिनल केस। देन दे फाइल द क्लेम पिटिशन केसेस, काउंटर केसेस फॉर ईच अदर एंड क्लेमिंग फॉर ईच अदर, कि भाई इन्होंने मुझे ठुका और इन्होंने, मैंने दोनों ने काउंटर एफआईआर लॉन्च करा दी, और फिर आप पेमेंट करते हैं एक दूसरे को, कंपनसेशन या 50% लाइबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। हाउ मच टाइम, मनी एंड पीस ऑफ माइंड यू स्पेंड फॉर द लिटिल थिंग? वाई शुड नॉट गो फॉर द म्यूचुअल कंसेंट एंड कंप्रोमाइज दिस केस ऑन द रोड साइड ऑल्सो? If not possible roadside, come before the court and take the mediation, take the arbitration. Arbitration is for the commercial dispute, but you take the mediation and lok adalat also, and settle your dispute within a minutes. But you are, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, देख लीजिए प्लीज, I am very beautiful person, you see me. तो एक बहुत ही एक सुंदर मैसेज दिया है कि आपसी संवाद से अगर मामले सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें, हर रास्ता मिलेगा, भटकना छोड़ दें। अगर ये हम करते हैं तो जो हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो बोझ है 3 करोड़ केसेस का, कहीं ना कहीं वो बोझ कम हो जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया को एक गति मिलेगी। एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है हम सब के लिए। अनिल जी, कुछ आप पूछना चाहते हैं? एक चीज़ जैसे आपने कुछ समय पहले बताया था कि आपने जब शादी के बाद जब आप आचार्य श्री तुलसी से मिलने गए थे जी, आपने बोला कि उन्होंने कुछ एक परिवर्तन का बीज आपके अंदर बोया था, जी। कुछ थोड़ा डिटेल उसके बारे में। ये बात मेरे मैरिज के पहले की नहीं, ये मैरिज के पहले की घटना है। गुरुदेव गणाधिपति वहाँ विराज रहे थे दिल्ली में, अनुव्रत विहार में,
और एक अनुव्रत मूवमेंट चलाया करते थे, आपको ध्यान है कि आदमी अपने हर जो जहाँ है, किसी कौम का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी लिंग का नहीं, जो जिस जगह पे है वो अपना काम ईमानदारी से करे। एक मूवमेंट चलाया करते थे, अनुव्रत आंदोलन नाम दिया था उन्होंने। और मैं उस आंदोलन के बारे में उस समय नहीं जानता था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। मैं जैन होके भी और तेरापंथी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। तो मुझे जब ज्वाइनिंग का मुझे टाइम आ रहा था नज़दीक, तो मैंने कहा उनके दर्शन किए जाए। मैं उस समय धर्म पे भी विश्वास नहीं करता था, ऑनेस्टली आपसे कह सकता हूँ। मैं उस समय मेरा धर्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो गणाधिपति से मैं सिर्फ ऐसे ही, पता नहीं कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, आई डोंट नो। दिल्ली में थे, मैंने कहा चलो दर्शन करके आते हैं। हम गए, अकेले गए। उस समय अनुव्रत विहार में विराज रहे थे जो आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वामी, उस समय उनके साथ में थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं नौकरी ज्वाइन करने, अपनी सर्विस ज्वाइन करने जा रहा हूँ जजशिप की, आप मेरे लिए मेरा धर्म बताइए। तो उन्होंने 2 मिनट चिंतन किया और क्या, तुम्हारा धर्म है उसी के प्रति जो प्रामाणिकता, ईमानदारी, उसको जिंदा रखना। इस कलयुग में यही तुम्हारा धर्म है। आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि मैं दिल से, मेरे वो पता नहीं क्यों ऐसे छाप पड़ गई जिसको बोलते हैं, कि वास्तव में इस युग का धर्म मुझे इन्होंने कहा और आई कैन फॉलो माई दिस प्रिंसिपल एंड रिलीजन। और वो दिन है और आज का दिन है सर। उनकी कृपा मेरे साथ चल रही है। ईश्वर ने मुझे उनके दिए हुए शब्दों पे जीने का अवसर दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार से तालियां हो जाएंगी। आपने कहा कि 3 करोड़ केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग्स हैं, और हमने राय सजेस्ट भी किया कि केसेस को कोर्ट तक नहीं आना चाहिए, उसको पहले ही सल्टा देना चाहिए उस चीज़ को। और पॉसिबल है, म्यूचुअल कंसेंट से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इतने केसेस पेंडिंग है, जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस। तो इस चीज़ को कैसे निपटा जा सकता है, कैसे जस्टिस मिल सकता है लोगों को? आपके क्या सजेशन? आई आस्क वन काउंटर क्वेश्चन विथ यू। The Bangalore population is going the 1 crore, maybe are exceeding to the 1 crore. How you manage your traffic here? How you manage? Yeah, it's difficult. Difficult. But you create a flyover, underground flyover, bypass, in-pass, out-pass. Also, ADR is the options for your development of this. ADR is the procedure. Yeah. You provide a bypass to settle your dispute, and you stop the traffic jam. You control them, and you divert your cases for the many other institutions. बहुत सुंदर बात। So we are provided, legal side provided this thing. लेकिन एक But mindset of citizens cannot be changed. We cannot help you unless we cannot. We are not a only person who could decide the matter. We are dependent on all the stakeholders who can work as a litigant, as an advocate, as a staff, as a judge, and then who the concern with the case. Maybe a witness, maybe an investigating officer, maybe forensic report. All people can be cooperate us. Then we can decide the matter. Na? Otherwise, one is the losing point. We cannot do anything. So Indian citizens can think about himself also, कि हमको क्या सहयोग देना है समाज को। आप, मैं कह रहा हूँ, डोंट गिव डोनेशन इफ यू हैव नॉट मनी इन योर पैकेट, बट गिव द ऑनेस्ट टाइम फॉर द कंट्री। बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे प्री लिटिगेशन के बारे में बताया, मीडिएशन के बारे में आपने बताया, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी पॉसिबल है। अगर हमारे समाज के मेंबर टू मेंबर कोई अगर डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल तेरापंथ धर्म संघ में 1 तेरापंथी वर्सेस अनदर तेरापंथी, तो ये यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है। कहीं ना कहीं एक लीगल सेल क्रिएट कर सकते हैं जो आर्बिट्रेशन कर सकता है। Thousands of advocates in your community, thousands of advocates, thousands doctor, engineer, professionals. You have a lot of professionals in your community, but nobody want to be interfered to another matter, because then that situation is there, na? If one is involved, you alleging the false allegation against you, what can you do? तो आज जो बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअलिटी पे जी रहे हैं, सोसाइटी कहने को है, आज सोसाइटी का इम्पैक्ट नहीं है। आपकी बात कौन सुनता है बताइए? अगर मैं कह रहा हूँ, मेरी भी बात कौन सुनेगा?
मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत सी बातें कहना चाहूँगा कि नहीं भाई आप आपस में मत लड़िए, आप अपने न्यायाधीश खुद अच्छे न्यायाधीश है जो आप जानते हैं क्या सत्य और क्या असत्य है। लेकिन वो उस बात को कोई मानेगा नहीं और फिर कहेगा कि मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा। तो वो स्थिति से उभरें। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग एक दूसरे के बारे में सत्य बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हैं आपसे तो यू आर अ बैड पर्सन। सही। जस्ट यू से अबाउट मी आल्सो, यानी रिसिप्रोकल है। तो आप अच्छे हैं लेकिन मैं अच्छे को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे आपसे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है मेरे। करेक्ट। और हम इतने अच्छे धर्म के सिद्धांतों, चाहे वैदिक हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से हो, चाहे इस्लामिक हो, क्या इस्लाम में कहीं लिखा है कि किसी का ब्लड कर देना? उन्होंने तो वतन परस्त रहना सिखाया कि आप अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं उसकी हिफाजत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। कौन सा धर्म सिखाता है बताइए? लेकिन वो आप, मैं मतलब एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। वो आपस में ही एक दूसरे से भी लड़ने लग जाते हैं जब वो कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं मिलता। आप लोग आपस में नहीं लड़ते या हम नहीं लड़ते, मतलब मैं आई एम गिविंग इलस्ट्रेशन टू यू कि जहाँ पे फिर कोई लड़ने नहीं मिलता तो हम बाई बर्थ नेचर लेकर आए हैं कि थोड़ा कुछ लड़ें तो मज़ा आता है, यार फील एंजॉय। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, रियल सेंस में स्पिरिचुअल बनिए। रियल सेंस में फ्लैग लेके जयकारा लगा के कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म आत्मा का विषय है। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, अपने भीतर की निर्मलता प्रकट नहीं होगी, अपने भीतर करुणा नहीं है, जिसमें करुणा होगी ना वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इवन यानी किसी भी लिविंग थिंग को। मैं कष्ट किसको तब पहुंचाऊंगा? मेरे बच्चे को मैं कष्ट पहुंचा सकता हूं क्या भाई? क्योंकि मेरा बच्चा है। अरे सारे बच्चे मेरे भाई, जो हिंदुस्तान में वो सब मेरे हैं, विश्व में रहने वाले सारे प्राणी मेरे हैं। आप कल्पना करके देखिए, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, भगवान महावीर बोलते हैं भाई कि मानव जाति एक है। बुद्ध में देखिए, इस्लाम में देखिए, कोई बांटता है क्या? कोई नहीं बांट रहा है। आप और हम जो उनके अनुयायी हैं वही लोग बांट रहे हैं। तो हमको उससे बचना चाहिए। हमारे विचार नहीं मिलते ना तो घर में एक अच्छा कोना चुनिए, थोड़ी खुशबू फैलाइए, वहाँ पे एक आधा अगरबत्ती जलाइए और खूब परमात्मा से बातें कीजिए, आपको खूब आनंद आएगा। क्योंकि धर्म किसी भी कैंपस में बांधा नहीं जा सकता। सही। इतना विशाल उसका दायरा है। आपस उस पर्टिकुलर किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी में, किसी वार्ड में बांधना चाहेंगे तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास जी संत हुए हैं, बहुत महान संत हुए हैं। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं भगवान महावीर के प्रिंसिपल से इक्वल है, बौद्ध के प्रिंसिपल से इक्वल है। अब वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के संत होके रह जाते हैं जब वो लोग मानते हैं। अब मैं उनका आदर करता हूँ कि भाई कि वो तो सेम प्रिंसिपल है, कहाँ अलग है हमसे। आप इस्लाम को पढ़िए, लड़ते वो हैं जो पढ़ते नहीं हैं। आप अगर सब कौम के लोगों को पढ़ेंगे ना तो लड़ना बंद कर देंगे, आप एक दूसरे का आदर करना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। कहीं है ही डिवीजन है ही नहीं भाई। मैं अगर राजस्थान में पैदा हुआ, पानी की कमी है तो मैं कम पानी यूज़ करूँगा। अब मैं समुद्र के किनारे पैदा हुआ और नहाने में कंजूसी करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही फ़र्क समझिए, बाकी कुछ बात यानी ज़्यादा भेद नहीं है। कोई जोरदार तालियां हो जाएंगी। आपके जीवन एक अभी तक जो हम लोग समझ रहे हैं इनके साथ में, एक बढ़िया चीज इन्होंने जो इनके व्यक्तित्व में ऑनेस्टी जो है ना, दिल से जो बोलना है या जो भी है वो ऑनेस्टी और विभाग तरीके से बोलना है कि भाई जैन धर्म है जो क्या हमारा ही है क्या, ये सबका धर्म है, एक जीने की कला है, उसको सब जगह पहुंचे। और सारे धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा है। नहीं पढ़िए, आप पढ़ के देखिए। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बात को। मैंने इस्लाम को पढ़ा है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं भागवत गीता पढ़ा है, मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ा है, मैं यानी जैनिज्म के आगम सूत्र भी मैंने 10वें कालिक उत्तराधीन पढ़ा है और अभी पढ़ना जारी है और कब्र तक ये यात्रा जारी रहेगी। कब्र तक ये यात्रा जारी रहेगी। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कहीं कोई भेद है ही नहीं। तो संगीता जी, आप भी सहभागी हैं, आपका भी स्वाध्याय चलता रहता है? हाँ, दोनों साथ में बैठ के करते हैं, साथ में बैठ के करते हैं, बिल्कुल। और इनको तो लिटरेचर का बड़ा शौक भी है। अच्छा। बहुत, यानी बंकिम के उपन्यास हैं, शरदचंद्र के उपन्यास हैं, अच्छा। शिवाजी सामंत के हैं, यानी मेरे ख्याल से लगभग पढ़ रखे हैं।
इनके पास खुद के वॉल्यूम सेट्स हैं सबके, पढ़ती हैं। MA सोशियोलॉजी उस समय से। क्या बात है, एक और जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए। देखिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज जो यहाँ पर आया है, एक स्वाध्याय का क्रम चल रहा है पूरे परिवार में, पूरा परिवार लगा है तत्व को जानने में, और इसी जानने के क्रम में कहीं ना कहीं कुछ अनमोल मोती हैं, वो अनमोल मोती उन्होंने बटोर लिए हैं और आज इस मुकाम पर है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो स्वाध्याय छिपा है, जो स्वाध्याय पूरा परिवार कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा, जब तक हम वी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इम्प्लीमेंट समथिंग इन लाइफ। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आज अगर आप देखें तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा, पहले से कुछ है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस मटेरियलिज्म की दौड़ में हम लोग अपने जो जीवन के मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है? देखिए ये दौड़ तो कभी बंद होगी नहीं, किसी भी युग में बंद नहीं रही। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा लोग सुविधाओं का उपभोग करेंगे, इसके समान वितरण की व्यवस्था हो, ये प्रयास सरकार को और समाज को करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई एक्यूमुलेट एंटायर मनी ऑफ बेंगलोर इन माई पैकेट, इट्स नॉट ए पॉसिबल और नॉट परमिसेबल। इसको समाज के, जैसे आप एक मजदूर है, वो कुछ घंटे काम करने आता है और उसकी अगर मजदूरी उसको ईमानदारी से नहीं मिलती है तो इट्स क्राइम। अच्छा, क्राइम इन द सेंस ऑफ द सोसाइटी, क्राइम इन द बुक्स ऑफ द लॉ, दोनों साइड से कह रहा हूँ मैं, एंड क्राइम अगेंस्ट द स्पिरिचुअलिज्म। उसका हक अगर आप नहीं देते हैं टाइम से, या उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर, आप सबको एक जैसा नहीं बना सकेंगे कभी भी कि मैं जज हूँ तो सब जज बन जाएं, पॉसिबल नहीं है। आप वकील हैं, वकील बन जाएं, सब पॉसिबल नहीं है। सबका अपना अपना, लेकिन लाइवलीहुड का स्टैंडर्ड, उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उस पर उनका इक्वल राइट है। मेरे बच्चे को जितनी मेडिकल की ज़रूरत है उतनी एक लेबर के बच्चे को ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि उसके बच्चे के लिए भी वो उतना ही वैल्यूएबल है जितना मेरा बच्चा मेरे लिए वैल्यूएबल है। उनकी लाइफ के वो जो बेसिक नीड्स हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर ये होता है तो मैं सोचता हूँ कि फिर मटेरियलिस्टिक में बहुत दौड़िए, नो प्रॉब्लम, और दौड़ना चाहिए। ये हमेशा रही है, कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक इंसेक्ट, आप बोलते हैं ना कि आपके भीतर में है ये, कि मैं कुछ पावरफुल हो जाऊँ, मुझे सब लोग माने, मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो कि सब मेरी सुने। कभी किसी की सुनी नहीं गई है, समय समय पे लोग आए और चले गए, स्थायी कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा कि उस सोसाइटी को जो कि बिल्कुल डिप्राइव्ड है उसको इक्वली उतनी बेसिक चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर रेडी फॉर द सम एल्स। कोई जोरदार ताली हो जाएंगे। एक और इंसाइट आपसे जो मैं चाहूँगा, और मैं हम लोग कई बार सुनते रहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात, कि बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बहुत सारे जो कॉलोनियल जो एक्ट्स हैं उन एक्ट्स को हटाया जा रहा है, तो इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है? देखिए टाइम टू टाइम लॉ कमीशन है अपने इंडिया में भी है और स्टेट में भी है, वो बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करती हैं। अब बताइए, अंग्रेज़ों ने 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाया, या एविडेंस एक्ट उसी के आसपास 1872 में करीब बना है। उस समय हम कहते थे जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप ऐसे सच्चे भक्त, देशभक्त कितने देश में बचे हैं बताइए मुझे। अपने स्वार्थों के लिए छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोल जाते हैं, तो बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े इंटरेस्ट के लिए ना जाने क्या करते होंगे। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उस कानून की व्यवस्था का एक पक्ष बता रहा हूँ। पहले लोग गाय की पूंछ पकड़ के शपथ लेते थे कि अगर गाय की पूंछ पकड़ कर बोल दे कि मैंने इनको पेमेंट कर दिया है तो उसको सत्य मान लिया जाता था। आज मेरा गला पकड़ कर भी बोलेंगे तो नहीं मानेगा कोई। कारण ये है कि पैसे के पीछे लोगों ने बहुत सी चीज़ें खोई हैं, और उसका परिणाम ये है कि देखिए कम एज में सुसाइड, बीपी, ब्लड प्रेशर, अन्य बहुत सी बीमारियों के साथ साथ में मन की अशांति। आज जो क्राइम जो देख रहे हैं, आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है, एक्चुअली इट्स फ्रस्ट्रेशन, मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन। या तो ईगो का फ्रस्ट्रेशन है, या कहीं
कंपटीशन का फ्रस्ट्रेशन है, कहीं कुछ खोने का फ्रस्ट्रेशन है, कहीं पाने का फ्रस्ट्रेशन है। बहुत पा लिया तो भी फ्रस्ट्रेशन है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं लोग। यानी जो है उसको पचाना भी बड़ी कीमत। मैनेजमेंट मैं हाई कोर्ट जज बन गया, क्या कर लूँगा आपका ही बताइए। आई एम विद इन माई लॉ ना, जैसा एक सिटीजन का लॉ है वैसे मेरे लिए लॉ है, वैसे आपके लिए है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू? नथिंग। ठीक है कि मैं अपनी कुर्सी पे जाता हूँ तो मेरी अपनी मर्यादा है, मैं उसके अनुसार काम करता हूँ। आप अपने जगह पे काम करते हैं। एक लेबर, आप देखिए खेती किसानी करने वाले काम को अगर मैं अभी आपको दे दूँ ना तो आप ABCD नहीं समझते। मैं खेती भी की है, मैंने फार्मिंग की है। मुट्ठी में धान जब खेतों में बोया जाता है तो फेंकते हैं, तो उसका भी एक कलात्मक स्टाइल होती है कि वो कैसे गिरेगा, वो मुझे नहीं आता था। मेरा एक मजदूर था, मुझे सिखाता था ऐसे फेंकिए आप, ऐसा फेंकिए, आपको फेंकना नहीं आता। हल चलाना नहीं आता था मुझे, बैल इधर उधर हो जाते थे। तो जो आर्ट उसके पास वो मेरे पास नहीं है। मैं कभी भी वो किसान नहीं बन सका जितना परफेक्ट वो था। तो आप सोच सकते हैं कि सबको अच्छा बनने की ज़रूरत है। अच्छे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी को दुख मत दीजिए, किसी को दुख ना दीजिए। दुख अगर बांट सके तो बांटिए। बहुत अच्छा। देखो जोरदार ताली हो जाएंगे। कमल जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो इनका व्यक्तित्व देखा है कि आज से शायद 4 महीने पहले अपन बेंगलोर आए थे। जी बेंगलोर आए थे। तो मतलब पंडाल में पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और साथ में पुलिस एस्कॉर्ट थी उस समय। तो वॉकी टॉकी में देखा कुछ तो है। मैंने उनसे पूछा क्यों भाई ये तुम लेके घूम रहे हो? बोले साहब वो जज है। अच्छा। तो फिर मैंने इनको वहाँ से रिक्वेस्ट किया कि आप आगे पधारिए। तो एकदम सरल स्वभाव के, और फिर हम लोगों ने साथ में ही हमने भोजन किया और मैंने बोला कि आप चेयर पे बैठ जाइए। नहीं ठीक है। तो आप भी थे और आप भी थी। हम लोग खड़े खड़े उतनी मतलब क्राउड में इतनी ज्यादा क्राउड थी और अपन हाथ में प्लेट लेके हम लोग साथ साथ भोजन किया। तो हमने बहुत ही सरल इनको देखा है। ये मैं मानता हूँ ऐसा। क्या बात, जोरदार ताली हो जाएगी। तो राजेश जी, एक स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पढ़ा था कहीं कि आपने 3 लाख केसेस डिस्पोज किए थे 2017 में। नहीं, मेरे बारे में तो नहीं हो सकता। मैंने 2000 में तो अभी 18 में मैं हाईकोर्ट जज बना हूँ और 30 साल करीब मैं लोअर जुडिशियम रहा हूँ। तो उसके फिगर मैंने नहीं रखे, इतने तो नहीं हो सकते, यानी हजारों में हो सकते हैं लेकिन इतनी संख्या नहीं होगी। आपने अरुण मिश्रा साहब के बारे में सुना होगा, जस्टिस अरुण मिश्रा साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने काफ़ी केस निपटाए हैं, ऐसा मुझे ध्यान है। इसको आपका कोई नाम जुड़ा हुआ कहीं दिखा था, मैं सोचा कि इसे क्लैरिफाई कर लूँ ये स्टैटिस्टिक्स से क्या। प्लीज ये मेरे से रिलेटेड। विल टेक इट ऑफ द रिकॉर्ड दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो राजेश जी, कमल जी, अनिल जी, ये तो होगी बहुत सारी चर्चा, उन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में। कुछ हंसी मजाक भी हो जाए जी बिल्कुल। क्योंकि महाप्रज्ञ जी की का अगर आप देखें दर्शन, वहाँ पे उन्होंने हास्य को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। महाप्रज्ञ कहानियाँ ले लीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे चुटकुले, छोटे छोटे ऐसे हैं विवरण जो आपको हंसा देते हैं। तो लेट्स हैव सम फन। श्योर। तो पहला क्वेश्चन, आप इसका आंसर एकदम बेफिक्र, एकदम ह्यूमरस दीजिएगा तो मुझे हमें और अच्छा लगेगा। यहाँ पर जितने भी महानुभाव आए हैं, जब से हम प्रश्न पूछते हैं कि आपकी हीरोइन कौन है फेवरेट, तो पहले अपनी वाइफ का नाम जरूर देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देंगे। तो वाइफ के अलावा आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन रही है? मेरी हीरोइन पहले जो रही बता देता हूँ आपको, बाद में उसी रूप में वाइफ को चुना। तो स्मिता पाटिल मेरी सबसे फेवरेट हीरोइन है। बहुत अच्छा। मैं उनकी कोई पिक्चर मिस नहीं करता था, लगभग कोशिश करता था कि जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी वो काफ़ी पॉपुलर थी। तो स्मिता जी बड़ा अच्छा एक्टिंग करती थी और किसी भी तरह का रोल दे दीजिए वो, चाहे कॉमर्शियल फिल्मों में हो चाहे आर्ट फिल्में हो, बड़ा शिद्दत से काम करती थी वो। पहले मीना कुमारी जी के बारे में कहा था, लेकिन मैंने स्मिता जी को पसंद किया और उसी फीचर से मिलती जुलती सांवली, थोड़ी मेरी मिसेज देख सकते हैं मैंने यानी मैंने इनकी फोटो देख के ही फाइनल कर रखा था। मैं कभी देखने नहीं गया था उस समय तक के। पापा ने कहा कि भाई है, मैंने कहा फोटो लाए थे, पापा ने दिखाया, मैंने कहा ओके बिल्कुल फिट बैठ रही, ओके कर दीजिए। आपको अगर मौका दिया जाए कि मिस यूनिवर्स से आप कुछ प्रश्न पूछें तो आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? देखिए, मैं बेसिकली स्पिरिचुअल पढ़ता हूँ तो वैसी ही सोच हो गई है मेरी, उससे बाहर ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है। तो मैं उससे ये कहूँगा
कि बहन खूबसूरत चेहरे के अंदर खूबसूरत दिल भी रखना है। बहुत अच्छा। तो घर में जब हर पति पत्नी में होता है, थोड़े मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो कोई मानेंगे नहीं, आप भी मानेंगे कि हाँ होता है उस चीज़ को। तो उस समय आप एक दूसरे को कैसे मनाते हैं? देखिए अक्सर होता है, ये तो अक्सर होता है। पहले तो मैं बहुत यानी एग्रेसिव नेचर का था। जब मैरिज हुई तो यानी मेरे गुस्से को आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना गुस्सा करता था। फिर ये आई, ये बहुत कूल नेचर की है, यानी बोलते हैं ना ईश्वर कुछ अच्छा साथी इसलिए चुनता है कि ज़िंदगी अच्छी हो। तो वो इतने ही कूल नेचर की हैं, इनको कुछ भी बोलो कुछ भी करो। तो मैं गलती किसी की भी हो मैं सॉरी नहीं से बोल पाता था। नहीं सॉरी तो आप ही को कहना पड़ेगा, चाहे गलती किसी की हो। मैं सॉरी वॉरी बोलने के पिता के कुछ गुण मेरे में थे, थोड़ा एग्रेसिवनेस था। लेकिन 2-3 साल बाद जब इनके साथ रहा और जब क्या कि आखिर मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, किसी आदमी के साथ कितनी भी ज्यादती कर दे आखिर एक न दिन हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। तो धीरे धीरे फिर इन्होंने मुझे काफ़ी संभाला। मेरी मदर इनसे कहती थी कि इन पागलों को संभालना मुश्किल है, अब शायद इनके पिताजी हो चाहिए तो बेटा ध्यान रखना, है ना। इनको ट्रेनिंग मदर से मिली तो उसी लाइन से इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला और अच्छी लाइफ है हम लोग की, बहुत फ्रेंड है हम, हस्बैंड वाइफ तो है ही हैं, एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। बहुत अच्छा। आपने कहा कि मीना कुमारी आपकी फेवरेट थी और इसमें स्मिता पाटिल भी को भी आपने शामिल किया है। तो एक कोई अच्छा नगमा अगर आपको गाना हो, 2 लाइनें संगीता जी के लिए, तो आप डेडिकेट कर सकते हैं। 2 लाइनें यही है। अभी एक पिक्चर देखी थी आखिर क्यों है, आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें संगीत कौन सा गाना था, एक कोमल हो कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी हो। बहुत सुंदर गीत है, दिल को छूता है वो गीत कि तुम कोमल जरूर हो लेकिन शक्ति तुम्ही में निहित है और तुम ही दुनिया चला सकती है, हम लोग तो सिर्फ ऊपर ऊपर हल्ला मचाते हैं। और संगीता जी आपको तो डेडिकेट करना 2 लाइन गा के। संगीता आपके नाम में संगीत है। इनको मैंने संगीता से ता हटा दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि संगी सबसे अप्रोप्रिएट, संगी मतलब फ्रेंड होता है। तो मैंने इसको जब से मैरिज होकर ही संगी कहता हूँ और सब लोग उसी नाम से जानते हैं इनको, संगी। संगी मतलब फ्रेंड या साथी। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है हमारा। और आप किस नाम से? मैं तो ऐसी जैसे अपन सभी जनरल बोलते हैं वैसे ही हुई। ओ माय लॉर्ड। तो 2 लाइनें हम आपसे सुनना चाहेंगे गाने, कोई भी 2 लाइनें आपके। जब हम लोगों की एंगेजमेंट हुई उसके बाद में तो मेरे मन में आता था, लेकिन मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही कर रही थी, यही वाला हमेशा गुनगुनाती रहती थी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गौतम जी और संगीता जी, आप यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया था। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली वो है प्रामाणिकता से जीवन कैसे जिया जाए, ऑनेस्टी के साथ जीवन कैसे। नहीं, बहुत आनंद से जिया जा सकता है। ज़रूरतें कम हैं, इच्छाएं ज़्यादा हैं, सरलता तो बहुत कम है, बहुत कम है। यानी मैं अभी जिस बंगले में रहता हूँ इतना बड़ा है कि यानी 10-5 परिवार एक साथ रह सकते हैं। हम लोगों ने 1 कमरे और 2 कमरे में भी ज़िंदगी बिताई है, लेकिन कोई ज़्यादा परिवर्तन ऐसा लगता नहीं है। वो भी दिन अच्छे थे। आज मानसिकता यह है कि कब इससे मुक्त हों तो अपना व्यक्तिगत जीवन जिए। तो राजस्थान परिषद की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद अर्पण करते हैं। नहीं, ये तो हम गुरुदेव के दर्शन करने आए थे, एक संयोग है कि आप लोगों से मिलना हुआ। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।